सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम और वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग डे थर्ड बात कर रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज का। और 75 स्मार्ट चैलेंज में आपने देखा होगा कि हमने कैसे फिजिक्स को कंप्लीट किया और फिजिक्स के कैसे चैप्टर को समझाया। वैसे ही हम लोग केमिस्ट्री में भी बिलियन, आपने देखा होगा कि बिलियन के कैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको हमने इजी वे में समझा दिया है। वैसे ही हम लोग आज बात करने वाले हैं डे थर्ड में, और डे थर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी पे, क्लास 12th की बायोलॉजी, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से, सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम लोग सीधे बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कीमती है, हम जानते हैं, इस चीज़ों को समझते हुए आप 75 स्मार्ट चैलेंज का जो स्टेप है उसको फॉलो कर रहे होंगे और लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे। हो सके तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा या फिर पीडीएफ इसका ले लीजिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं बायो की, और बायो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहली बात कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी संतति की नई उत्पत्ति करना। लेकिन रिप्रोडक्शन के भी प्रकार हैं। रिप्रोडक्शन मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म सिंगली, मतलब कि सिंगल पेरेंट के द्वारा रिप्रोड्यूस हो जाता है, जबकि कोई ऑर्गेनिज्म मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डुअल पेरेंट्स की जरूरत होती है, जहां पर उस फिनोमिना को लैंगिक जनन कहते हैं। अगर एक सिंगल पेरेंट से नई संतति की उत्पत्ति हो तो उसको अलैंगिक जनन कहेंगे। जबकि दो पेरेंट्स की नीड हो और वहां पर गैमिट का फॉर्मेशन हो, युग्मक बने और युग्मक फर्टिलाइज करके युग्मनज बने और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बने और भ्रूण से एक नई संतति का डेवलपमेंट हो, तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्यों पुष्पीय पादप क्यों बोला गया? क्योंकि जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसमें पुष्प बना था, क्योंकि जिम्नोस्पर्म तो नेकेड था, सीड, उसमें पुष्प तो दिखा नहीं, तो एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्मिक मतलब कि आवृतबीजी पादप में पहली बार अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से पूर्ण डेवलप फ्लावर देखने को मिला। और वह फ्लावर जो होता है, वो फ्लावर अगर यूं तो कहे हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप है उससे, मतलब कि मनुष्य का बहुत ही प्राचीन समय से मनुष्य का उससे लगाव है, फ्लावर से, पुष्प से। लेकिन आज अगर हम बात करें इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो पुष्प है वो पुष्प लैंगिक जनन का साइट है, अर्थात बोले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, जहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन, या बोला जाए कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मतलब लैंगिक जनन की घटनाएं संपन्न होंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि इससे सबसे पहली बात कि अगर प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो पुष्प द्वारा हम लोग अपने रिलेशन को, अपनी फीलिंग्स को या बहुत सारी बातों को एक्सप्रेस करते थे। तो यही कुछ एनसीईआरटी में जो कि कुछ बेहतरीन बातें लिखी गई हैं, और लिखी गई हैं, पहली ही लाइन बोली गई है कि अनेक प्रकार के फ्लावर जिन्हें हम लगातार देखते सूंघते हैं, मतलब कि बहुत लंबे समय से ये चीज चला आ रहा था, लेकिन वो हमारे लिए आकर्षक का केंद्र था, परंतु वो जो प्लांट जिस फ्लावर को प्रोड्यूस किया था वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उस प्लांट के लिए सहायक है। अब दूसरी बात यहीं पे कहा गया है कि फूलों का अस्तित्व केवल मनुष्य के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पुष्प है वो रिवार्ड हमको दिया है कि नहीं तुम पेड़ लगाओगे तो हम तुमको पुष्प देंगे, नहीं। पुष्प जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, अर्थात कि वो नई संतति अपनी कम्युनिटी को कैसे बिल्ड करें और कैसे बनाए रखें, वो उनका मेन साइट है जहां पर लैंगिक जनन संपन्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा कि सभी फ्लावर प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब यहां पर यह समझिएगा, सभी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाने का कारण ही है कि ये आवृतबीजी पादप हैं, और आवृतबीजी पादप हायर प्लांट्स होते हैं। लोअर प्लांट्स में अलैंगिक जनन होता है, जबकि हायर प्लांट्स में लैंगिक जनन की फिनोमिना घटित होती है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि अगर हम बात करें कि फ्लावर के बर्ड को, फ्लावर से बर्ड जो होता है कलिका, कलिका से फ्लावर बनता है, और उन सारे फ्लावर्स के ढेर सारे गुच्छों को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेंस। क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेंस। ठीक है। अब देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यहां पर हमने कुछ पॉइंट आपके लिए बेहतरीन लिख रखा है, जो कि बहुत ही अच्छे पॉइंट है। और ये पॉइंट है कि हमने कहा कि प्राचीन काल से लिखा हुआ है कि आवृतबीजी पौधों का एक आकर्षक अंग, मतलब कि आवृतबीजी पौधों का आकर्षक अंग क्या है? पुष्प है। तो हमने कहा प्राचीन काल से मनुष्य के साथ इंटीमेट रिलेशन रहा है। किसके साथ? पुष्प के साथ।
तो मनुष्य एक ऐसा संबंध बना के रखे थे पुष्प के साथ जो हर एक जगह यूज करते थे, जैसे एस्थेटिक में, ऑर्नामेंटल सजावट में, सोशली में, रिलीजियस में और कल्चरल में इनके लिए सहयोगी था। मतलब कि जैसी जैसी घटनाएं मनुष्य को जैसी जैसी फीलिंग आती थी उसमें वैसे वैसे पुष्प को लेकर उपयोग में ले लेता था। यहां पर कही गई है कि मनुष्य की फीलिंग्स की निर्भरता पुष्प पर थी। मतलब कि मनुष्य अपना प्यार, स्नेह, खुशी, दुख और शोक इस पुष्प द्वारा व्यतीत करता था। अगर आपका भी फरवरी आ रहा है, फरवरी आने वाला है, उस समय क्या होता है, रोज डेज, लेकिन वो रोज आपके लिए इसलिए नहीं बनाया गया कि आप ले जाके अपने मोहतरमा को गिफ्ट दो। वो इसलिए बनाया गया है कि ताकि वो जनन करके बहुत सारी अपनी संतति बनाए और अपनी कम्युनिटी को बनाए रखे। ये इसलिए नहीं है कि हम उसको तोड़ करें, ये एक मानवता हमारा जो है कि हमारा उससे लगाव है कि इंटीमेट रिलेशनशिप होने के कारण हम उसको प्रेम भाव के रूप में देखते हैं। परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है पुष्प। अगर नेताजी आते हैं तो सीधे आप माला पहना देते हो, माला पहनाने के कारण उसमें आपका स्नेह है, लेकिन वो पुष्प इस वजह से नहीं निकला था कि मंत्री जी को हम माला पहनाएं, उसके लिए वो उनके चरणों में गिर जाए। वो इसलिए बना था क्योंकि वो अपनी नई संतति बना सके, अपनी कम्युनिटी को बनाए रखे। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर हम बोले कि पुष्प की जो खेती करते हैं उनको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो ध्यान रखिएगा कि पुष्प की खेती जहां हो रही है उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। अगर हम बात करें कि अगर एक जीव वैज्ञानिक जो है, जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या है, तो अगर मैं बात करूं कि मैं एक विज्ञान का टीचर हूं और एक विज्ञान पढ़ने वाला एक साइंस से रिलेटेड किसी भी पर्सन से पूछोगे कि उसके लिए पुष्प क्या है, तो पुष्प बोलेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान है, जहां पर लैंगिक जनन संपन्न होगी, जहां से नए पौधे या नई संतति का आने का संभावना बनता है। तो हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपने पढ़ा होगा, जहां भी पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी घटना है जिसके अंदर तमाम सारी घटना है, और तमाम सारी घटना में अगर हम बात करें मेजरली 3 है, और 3 कौन सा है? निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन, और लास्टली है निषेचन पश्च घटना। लेकिन इसके अंदर भी घटना है। मजे की बात यह है, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो हमने बोला बाबू कि प्री फर्टिलाइजेशन सबसे पहले पढ़ लिया जाए कि निषेचन पूर्व घटना क्या है। तो अगर हम कहें कि देखो निषेचन पूर्व अगर एक मनुष्य, एक जानवर या एक मानव के अकॉर्डिंग समझा जाए, तो हमने कहा जब तक आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर तमाम सारे हार्मोनिकल परिवर्तन आ रहा है, संरचनात्मक रूप से परिवर्तित आ रहा है, एक समय आएगा कि आपके पिताजी और आपके गार्जियन देखेंगे और आपकी शादी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर जब तक आप ग्रोथ में रहे तो निषेचन पूर्व की घटना हुई, और जैसे ही ग्रोथ के बाद अब आपकी शादी हुई तो वहां पर निषेचन होने का संभावना बनता है। ऐसे ही पुष्प में भी है कि पुष्प एक लंबे समय तक ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ में क्या होगा कि वहां पर उस प्लांट में भी ग्रोथ होगा और बहुत सारी घटनाएं होंगी, और प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 घटनाएं होती हैं जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन है, यहां पर एक घटना होती है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, एंड सम दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? गैमेट ट्रांसफर। तो देखिए बाबू, मजेदार बात यह है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक का निर्माण। मैंने अभी आपसे पहले ही बात किया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना हो रही है या होने वाली है, या जहां भी बात करेंगे तो हम सबसे पहले ये इमेजिन करेंगे कि वहां 2 पेरेंट हैं, अपोजिट सेक्स, मतलब कि मेल एंड फीमेल। ऐसा नहीं कि 2 सिमिलर सेक्स अपने में संयोग करके नई संतति बनाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है, और नेचर इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करती है। समलैंगिकता हो सकता है आपके माइंड में, परंतु इसको यहां पर जो नेचर है वो पूरा नेग्लेक्ट करती है, इससे नई पीढ़ियां नहीं बन सकती। मौज लेने की बातें अलग है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करने वाले प्री फर्टिलाइजेशन, और प्री फर्टिलाइजेशन में हम सबसे पहले बात करने वाले स्ट्रक्चर, संरचना। मैंने कहा था कि बच्चे की प्री फर्टिलाइजेशन में संरचना और घटना दोनों पढ़ना है। जैसे हमने कहा कि आपकी ग्रोथ हो रही है तो संरचना हो रही, और घटना जो हार्मोनिकल चेंजेस आ रहे हैं इसमें घटना होंगी। तो हमने बात किया कि अगर बात की जाए स्ट्रक्चर और इवेंट्स की, तो 2 अलग अलग बातें और दोनों साथ चलने वाली बातें हैं। हमने कहा कि प्लांट्स में फूल दिखने से पहले
डिसीजन होता है कि प्लांट से फूल आने वाले हैं, मतलब कि प्लांट से फूल दिखने से पहले ही प्लांट डिसाइड कर देता है कि अब देखो यहाँ पे फूल आने वाले हैं। और चूंकि हमको भी दिखाई देता है क्योंकि वहां पर बड बन जाते हैं, कलिकाएं बनती हैं और वही कलिकाएं फूल कर आगे फट कर फूल का, पुष्प का रूप धारण करती हैं। हमने कहा कई हार्मोनल एवं, यहां पर देखो हमने लिखा एनसीईआरटी की लाइन है, कई हार्मोनल एवं स्ट्रक्चरल परिवर्तन शुरू हो जाते हैं किसमें, प्लांट में, और जिसका फलस्वरूप फ्लोरल प्रिमोडियम का डिफरेंशिएट एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। मतलब कि वहां पर पुष्प लगने के लिए सबसे पहले हार्मोनल और उस प्लांट के स्ट्रक्चरल चेंजेस चालू हो जाते हैं। अब कहा गया कि इन्फ्लोरेंस बनता है जो फ्लोरल बड तथा फ्लावर्स को धारण करता है, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स हो गए तो वहां पर इन्फ्लोरेंस बनना चालू हो जाएगा। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि फ्लावर में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम को बोलते हैं बाबू हिंदी में पुंकेसर, और गाइनोसियम को हिंदी बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। रिस्पेक्टिवली मतलब कि परस्पर डिफरेंशिएट एवं डेवलप हो जाते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि यहां पर एक चीज और हम बात करने वाले हैं कि इस एंड्रोसियम और गाइनोसियम का पुष्प में उपस्थिति के कारण पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल, एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प का मतलब कि उसमें दोनों लिंग प्रेजेंट होगा, मेल एंड फीमेल। लेकिन वहां पर एक लिंगी पुष्प की बात की जाए तो एक लिंगी पुष्प में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स, एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, फीमेल होगी। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि फ्लावर्स की, तो हमने कहा कि एंड्रोसियम में स्टेमन का एक होल होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाता है, तथा गाइनोसियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। मतलब कि एंड्रोसियम को हमने वहां बोला पुंकेसर और गाइनोसियम को बोला बेटा स्त्री केसर। अगर हम बात करें कि पुष्प, देखो हमने पुष्प बनाया है और पुष्प का ये वाला हिस्सा कहलाता है पेटल्स, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा कहलाता है सेपल्स। जबकि यहां पर ये देखिएगा, यहां पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बाबू गाइनोसियम, और जहां पर हमने एंथर एंड फिलामेंट लिख रखे हैं इस पूरे पार्ट को बोलते हैं स्टेमेन, या इसी को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रोसियम का मतलब ये हो गया पुंकेसर, मेल वाला पार्ट, और इधर हो गया फीमेल वाला पार्ट। तो प्री फर्टिलाइजेशन को हम दो हिस्से में बांटते हैं, एक हिस्सा फीमेल के लिए पढ़ने के लिए और एक हिस्सा मेल के लिए पढ़ने के लिए। तो हमने मेल को पढ़ने के लिए हेडिंग डाला है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। स्टेमन का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं पुंकेसर की पूरी, और माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब लघु बीजाणुधानी, और यहां पर पोलन ग्रेन्स। तीन चीज बात करने वाले हैं। पोलन ग्रेन्स इनका गैमेट है, ठीक है, जो कि मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। आपने पढ़ा होगा, ये रिवीजन का क्लास है इसलिए हम आगे पीछे की बातें इधर उधर कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जर्क हो और आपको वो चीजें समझ में आएगी, हाँ ये मैंने किया है, ये चीजें मुझे याद है। तो अगर हम बात करें कि एक टिपिकल स्टेमन के दो भाग होते हैं, आपने पढ़ा होगा एक टिपिकल स्टेमन के दो भाग होते हैं। अपर वाला भाग टर्मिनल भाग एंथर कहलाता है, और लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट कहलाता है। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। ये ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल या सिलेंडर स्टाक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, हमने कहा स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, और हमको बात करना है पोलन ग्रेन के। हमने कहा कि एक टिपिकल स्टेमन, एक टिपिकल मतलब कि हम बात करें एक स्टेमन मतलब एक पुंकेसर में दो भाग होंगे, और एक होगा एंथर। एंथर को बाबू हिंदी में बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। ठीक है, जिसके अंदर डेवलप होता है इसका कण, जिसको बोलते हैं परागकण, या उसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। फिलामेंट ये आप कह सकते हो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक संरचना, तो हम बोल सकते हैं लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। और अगर हम बात करें कि ये फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे तो तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे अब हमको क्या पढ़ना है इसमें, तो देखो जहां पर मेन चीजें फॉर्मेट होने वाली हैं उसी को जूम कर दिया जाए। तो मैंने जूम भी लिखा है, जूम, देखो जूम। और हमने कहा कि यहां पर देखो ये जो
एंथर दिख रहा है, ये एंथर दो पालिका में दिख रही है ऐसे करके, ऐसे। तो एंथर जो होता है जनरली ये दो पालिका, ये देखो ये फिलामेंट हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा, और ये एंथर हो गया, देखो द्विपालिका। तो हमने कहा कि एंथर जो होते हैं परागकोश, वो सामान्यतः द्विपालिका के होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइलोब्ड, ठीक है। और आगे मैंने फिर जूम किया, जूम करने के बाद मैंने कहा प्रत्येक लोब या प्रत्येक पालिका में दो थीका होते हैं, ऐसे देखो ये लोब, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो एक लोब में दो थीका मतलब ये देखो ऐसे मोड़ दिया, तो एक यहां से एक थीका और यहां से दूसरा थीका, ये देखो तो हमने कहा कि प्रत्येक लोब में दो थीका, दो कोष्ठक पाए जाते हैं, इसीलिए इसे डाइथीकस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइथीकस। अब देखो अगर हम आगे बात करें तो हमने कहा था कि एंथर जो है बाइलोब नेचर का होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बात आ रही है? अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो तो अनुप्रस्थ काटते हो तो इसका पूर्ण रूप से आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें कि एंथर में 4 साइडेड मतलब कि 4, अगर ऐसे करके देखा जाए तो 4 संरचनाएं अगर 4 दिख रही हैं, मतलब कि अगर हम बात करें 2 दिख रहा है, देखो यहां पर ये हाथ हो गया मेरा द्विपालिका, और ये देखो 4 साइडेड हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे। तो हमने लिखा है कि एंथर 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। क्या है? टेट्रागोनल, याद रखिएगा। इसमें 4 कॉर्नर्स होंगे। क्या होंगे? 4 कॉर्नर्स। हालांकि कॉर्नर्स दिखेंगे नहीं क्योंकि ये जनरली सर्कुलर दिखाई देते हैं, ऊपर से जब काटते हैं जनरली सर्कुलर दिखाई देते हैं, इसलिए कॉर्नर्स अच्छे से आप देख नहीं पाओगे। तो अगर हम बात करें इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, और जो कि प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, मतलब कि एक लोब में 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, तीसरा एंड चौथा। ये देखो 2 पालिका, टूट गया बन गया, टूट गया बन गया, दिख रहा है? ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें, हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके यहीं पर पॉलन ग्रेन बनता है, लेकिन कैसे? तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले लघु बीजाणुधान की संरचना, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है कि लघु बीजाणुधान की संरचना बताइए। तो हमने कहा भी कि एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम लगभग सर्कुलर दिखाई देता है, तो इसीलिए कॉर्नर आप नहीं देखोगे, लेकिन हम फील करा रहे हैं। देखना, ये देखो 1 2 3 एंड 4। अब देखो हमने कहा कि जो लघु बीजाणुधानी होती है वो बनी होती है 4 लेयर से। कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। क्या लिखोगे? कि लघु बीजाणुधानी जो है 4 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। पहला है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, और अंदर जो एक उत्तक होता है इसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर हम बात करें तो यहां पर हमने कहा है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, ये तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं, जो कि एंथर के फटने में भी सहायक होती हैं। हमने नोट पॉइंट में भी लिखा है कि ये एंथर के डेहेशंस में सहायक है। नेक्स्ट हमने बोला टैपेटम, ये सबसे अंदर वाला लेयर है, जो कि मिडिल लेयर के अंदर दिखाई देता है, जो कि डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन जो है उसको पोषण देता है। और इसकी सेल्स में, मतलब कि जो टैपेटम की सेल्स है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो टैपेटम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि बहुकेंद्रीय होता है। क्या दिक्कत है कोई इसमें? नहीं। और यदि अगर यहां पर एक और लाइन ऐड करें तो हम बोलेंगे कि जो यंग जो एंथर होता है, जो अभी यंग एंथर होता है, उसी के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाई देते हैं, जबकि मैच्योर में स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं दिखाई देते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब कि लघु बीजाणु जनन। हम यहां पर लिख दें कि हिंदी में क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। और ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा? गैमेटोजेनेसिस के अंदर। हमने कहा ना कि गैमेटोजेनेसिस, हमने कहा आपसे स्टार्टिंग में ही कि प्री फर्टिलाइजेशन के 2 हिस्सों को हम तोड़कर पढ़ेंगे, एक गैमेटोजेनेसिस में और दूसरा गैमेट ट्रांसफर में। तो गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत हम देख रहे हैं मेल का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। हम इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट आपके लिए लिख रखे हैं, आप इसको थोड़ा सा देखिए, जो कि हमारे अनुसार हमने कहा जब एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है,
और ये टेट्राड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये टेट्राड की सेल्स की पोलैरिटी क्या होगी? तो यहां पर टेट्राड की जो पोलैरिटी होती है बाबू, n होती है, जो कि हमने बना रखा है। अभी देखिए, हमने कहा स्पोरोजिनस टिश्यू कि प्रत्येक सेल्स के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की योग्यता होती है। तो 4 स्पोरोजिनस टिश्यू हैं और चारों स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की कैपेबिलिटी है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमने कहा कि प्रत्येक सेल्स को पोटेंशियल पोलन मदर सेल्स कहते हैं, मतलब कि पीएमसी या बोलो पीएमएमसी बोल सकते हैं, जहां पर पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें क्षमता होती है। 4 सेल्स में पाएंगे, चारों में क्षमता है कि 4 टेट्राड बना सकती हैं। वाह भाई क्या बात है। अब यहां पर देखो, पोलन मदर सेल्स से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मजेदार पॉइंट, ये देखो डेफिनेशन आ गया। डेफिनेशन देखो, ये देखो डेफिनेशन, शानदार डेफिनेशन। यहां पे इसको हम थोड़े से हमने कहा पोलन मदर सेल से मियोसिस, पोलन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब कि यहां पर पोलन मदर सेल से मियोसिस कर माइक्रोस्पोर जो बन रहा है उस प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। जैसे ही यहां पर देखिएगा, जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं 4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं। इसी क्लस्टर को ही हम बोलते हैं बाबू माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर बोला गया प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर को आगे हम बोलेंगे पोलन ग्रेन, जो कि हम बोलेंगे परागकण बनते हैं, जो एंथर के डेहेसेंस मतलब एंथर के फटने पर बाहर निकल जाते हैं। डेहेसेंस होने पर मतलब एंथर के फटने पर ये बाहर निकल जाते हैं। अब देखो यहां पर हमने बनाया है स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये तो आगे की लाइन, सबसे ऊपर की लाइन। लेकिन यहां पर जो बोला गया है कि यहां पर देखिए कि सबसे पहली बात कि पीएमसी से पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनना, इस प्रक्रिया को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में बोलेंगे बेटा लघु बीजाणु जनन। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति और लिटिक का मतलब होता है टूटना। ध्यान रखिएगा ये लास्ट वर्ड। और हमने जैसे कहा कि माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो अरेंज हो जाते हैं टेट्राड में। देखो टेट्राड में अरेंज हो गए हैं। अब देखो ये नीचे हमने बनाया है मैच्योर, ऊपर तो यंग था और नीचे क्या है? मैच्योर। मैच्योर में स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं दिखाई देता, पोलन ग्रेन्स फट के बाहर निकल रहे होते हैं। देखिए, तो अगर बोर्ड में पूछ दिया जाए कि मैच्योर एंथर का, या बोल दिया है कि मैच्योर जो है लघु बीजाणुधानी का संरचना बनाइए, तो लघु बीजाणुधानी की संरचना बना लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग बात करना है पोलन ग्रेन की। हमने कहा इसे नर युग्मक या नर युग्मक बोल सकते हो या युग्मक कोदबीद बोल सकते हो। नर युग्मक कोदबीद इसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। जनरली ये स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इसका डायमीटर जो है बाबू 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, वो 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। लेकिन ये शेप में वैरी करते हैं और साइज में भी वैरी करते हैं, कलर में भी वैरी करते हैं। पोलन ग्रेन 2 लेयर से घिरी होती हैं और 2 लेयर में एक लेयर को बोलते हैं आउटर लेयर और दूसरी को बोलते हैं इनर लेयर। आउटर लेयर हार्ड होती हैं, थिक होती हैं, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती हैं, जिसमें किसी भी एल्कलाइन एसिड को डालो, मतलब कि स्पोरोपोलेनिन के बनने के कारण इस पे कोई भी एल्कलाइन बेस या यहां पर बेस के अलावा आपने इस पे क्षार गिरा दिया, क्षार गिराने के साथ साथ अगर एसिड गिराए या इसको अल्कोहल में डुबो दिए, तब भी इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर बात की जाए
कि क्या ये जो कि एग्जाइन है, वो एग्जाइन जो है स्पोरोपोलिन की बनी है, ये क्या पूरे लेयर पे घिरी होगी? तो नहीं, जहां पर जर्म पोर होता है, जहां से फट के अंदर की सब्सटेंस बाहर आने की रास्ता होती है, वहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होती है। तो हमने लिखा है कि जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन नहीं होती है। यहां पर इनर में देखो, इनर वाले भाग को इंटाइन कहते हैं और ये थिन होता है, सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और ये सभी जगह होती है, मतलब ये कंटिन्यूअस होती है, जबकि एक्साइन क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है। नोट द पॉइंट, ठीक है। और ये कई बार पूछा गया है नीट में कि यहां पर कि स्पोरोपोलिन की बनना, और यहां पर पूछा गया है बाबू कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है कौन? याद रखिएगा, जर्मपोर को एम्स में एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जर्मपोर पर स्पोरोपोलिन होती है अथवा नहीं, तो आप सीधे कहोगे नहीं। कौन सी लेयर कंटिन्यूअस होती है? इंटाइन। और कौन सी लेयर डिसकंटिन्यूअस होती है? एक्साइन। ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा फिगर देख लिया जाए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कहा ये देखो, ये इसको हम बोलेंगे बाबू ये पोलन ग्रेन है। ये मेरा जो संरचना दिख रहा है ना, मजेदार बड़ा सा अच्छा सा संरचना, इसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन है। ये क्या है? पोलन ग्रेन है। और इस पोलन ग्रेन को हमने लेयर वाइज भी दिखाया है कि ये देखो जो उभार है ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसको एक्साइन, और जो अंदर कंटिन्यूअस लेयर है पीले कलर की, ये येलो वाली, इसको हमने बोला इंटाइन। इंटाइन है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है, जबकि एक्साइन जो है स्पोरोपोलिन की बनी है। देखो यहां पर बात करें कि जो अंदर का जो मटेरियल होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, वो घिरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये देखो जहां पे जर्मपोर है, उस जर्मपोर पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो मजेदार बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है दो कोशिका, एक का नाम है कायिक कोशिका, एक है जेनेरिक कोशिका, अर्थात वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं बड़ी होती हैं, इन्हीं के द्रव में जनरेटिव सेल्स गोता मार रहे होते हैं। तो हमने लिखा भी है कि पोलन ग्रेन्स मैच्योर होती हैं तो इसमें दो सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें वेजिटेटिव तथा जनरेटिव सेल्स कहते हैं। देखो मजेदार पॉइंट है यहां पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव सेल्स यह बड़ी होती हैं तथा इसमें अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल होता है तथा यह इरेगुलर शेप्स की होती हैं। अर्थात मतलब ये बात समझ में आ गया हमको कि जो वेजिटेटिव सेल्स है वो वेजिटेटिव सेल्स नरिशमेंट देगा, मतलब कि पोषण प्रोवाइड करेगा जनरेटिव सेल्स का, मतलब कि जनरेटिव सेल्स ही सारा काम करने वाला है, जबकि वेजिटेटिव सेल्स सिर्फ और सिर्फ उसको खाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है। तो यहां पर देखो लिखा भी है जनरेटिव सेल्स यह छोटी होती है, जो चीजें छोटी होती है घाव गंभीर करती है। देखो जेनेटिव सेल्स यह छोटी होती है तथा यह वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में तैरती हैं। किसमें तैरेंगी? वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में तैरती हैं। फिर हमने कहा जेनेटिव सेल्स जो होती है स्पिंडल के आकार की होती है, ऐसे करके ऐसे स्पिंडल के आकार की होती है। खैर स्पिंडल को थोड़ा संरचना और अच्छे से बना दे क्या हम, देखो स्पिंडल के आकार की होती है, ऐसे करके स्पिंडल के आकार की होती है। तो जो जेनेटिव सेल्स होती हैं वो ऐसे करके स्पिंडल के आकार की होती हैं, ऐसे करके ऐसे स्पिंडल के आकार में दिखाई देंगी, ठीक है। और यहां पर हमने कहा कि जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म तथा एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि जेनेटिव सेल्स में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। और यहां पर मजेदार बात भी बोली गई है कि 60% से अधिक, ध्यान रखिएगा 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में पाए जाते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में, जबकि जो शेष बचे 40% है, 40% एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स के झड़ने से पहले जनरेटिव सेल्स डिवाइड कर जाती हैं, अर्थात 2 सेल में पाया जाना कि वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। लेकिन 40% में जो जनरेटिव सेल्स होता है उसमें मियोसिस हो जाता है और मियोटिक डिवीजन की वजह से मेल गैमेट, लिखा हुआ है 2 मेल गैमेट बनते हैं। इस प्रकार पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज के कंडीशन में झड़ते हैं। अर्थात अगर हम बात करें कि जो 40% है वो 40% पहले ही से प्रिपेयर है और जो 60% है वो प्रिपेयर होंगे किसमें? पोलन ट्यूब में, वो आगे जब ग्रोथ होगा तब। अब यहां पर लिखा है कि कई स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स में से कुछ लोगों में एलर्जी हो जाती है, मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं और इस एलर्जी में ब्रोंकियल अफ्लेक्शन हो जाता है, जलन होने लगती है। कभी कभी लोगों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। हम बात करें कि जब
बाहर से गेहूं मंगाया गया था, तो उस बाहर से गेहूं में एक ऐसे भी घास पाए गए थे जिसका नाम है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, जो कि सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब कि कहीं भी उग सकता है, और ये जो है कि ये बहुत एलर्जी कॉज करता है। जब आप गेहूं जब कट रही हो तो वहां पे जब आप जाओगे तो एक अलग सी गंध आती है, एक अलग सी गंध आने का छींक आता है, और ये एलर्जी कॉज करता है। रेस्पिरेटरी थोरैट में दिक्कत होने लगती है। यूआरटी अफेक्टेड हो जाता है, नॉट एलआरटी। हाँ, अगर ये कंडीशन बार बार अगर आप उसमें रहे तो एलआरटी भी अफेक्टेड हो जाएगा, जिसमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो जाती है। देखो यहीं पर और बात करें तो पोलन ग्रेन्स जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिच भी होता है। इसका कैप्सूल भी बनता है, मतलब टैबलेट के फॉर्म में भी आता है और लिक्विड के फॉर्म में आता है। इसको एथलीट्स उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि स्टेमिना बूस्ट हो जाती है, एनर्जी बूस्ट होने लगती है। तो लिखा भी है कि पोलन टैबलेट्स फूड सप्लीमेंट्स के रूप में प्रयोग करना आज के युग में फैशन हो गया है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में इस टैबलेट और सिरप्स के रूप में पोलन प्रोडक्ट भारी मात्रा में बाजारों में उपस्थित है, मतलब कि मिलते हैं। यह दावा किया जाता है कि पोलन प्रोडक्ट्स को लेने से एथलीट्स रेस हॉर्स में परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। क्या होती है? परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर हम बात करें कि पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी क्या है, मतलब कि पोलन ग्रेन्स कितने समय तक जिंदा रहेगा या क्या उसकी क्षमता है, तो हम बात करें जब एक बार पोलन ग्रेन्स निकलते हैं तो उन्हें स्टिग्मा पर अपनी वायबिलिटी खोने से पहले पहुंचना पड़ता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर फर्टिलाइजेशन कर सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बेकार ही है। तो वो अपनी क्षमता को खत्म करें उससे पहले उनका वहां पर ट्रांसफर हो जाता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। आगे इसी को पढ़ने वाले बाबू हम पॉलिनेशन में। किसमें पढ़ने वाले हैं? पॉलिनेशन में। तो हमने कहा कि वह हाईली, यहां बोले कि हाईली वेरिएबल होता है। यह टाइम पीरियड, टेम्परेचर तथा ह्यूमिडिटी, यहां पर नोट करिएगा, टेम्परेचर, टाइम पीरियड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। कुछ अनाज सीरियल्स जैसे कि राइस, व्हीट में पोलन ग्रेन्स झड़ने के 30 मिनट के अंदर वायबिलिटी खो देती है। मतलब कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स निकलते हैं इनके 30 मिनट के अंदर इनकी जो होती है क्षमता होती है रिप्रोड्यूस कर जाने की, वो क्षमता वायबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि किसी में लंबे समय तक होती है, जैसे अगर हम बात करें कि हम इसको याद करते थे बाबू, रोज सोले को हम इधर कर दें, सोलेनेसी को इधर कर दें, तो रोज सोले लगी, आपने देखी होगी कि सोले एक मूवी है, तो आप इसको याद कर सकते हो सीधे ऐसे करके एक ट्रिक के रूप में, जो कि हम लोग जब हम तैयारी करते थे नीट की, तो उस टाइम हमने इस चीज को लिखा था अपने याद रखने के तरीके से। तो हमने लिखा था रोज, रोजेसी, और सोले को हम इधर कर दे तो सोले, सोल ले, और लेगुमिनेसी को इधर कर दे तो लगी। रोज सोले लगी 1 महीने तक। तो 1 मंथ मतलब इसकी मंथली जो होता है मंथ तक बनी रहती है, मतलब पोलन की वायबिलिटी कुछ महीनों तक बने रहने वाली जो है वो महीनों लगी रहती है। कौन सी है? रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। ये प्लांट्स जो इसके अंतर्गत आते हैं इनकी वायबिलिटी मंथ तक होती है। अब यहां पर लिखा है कि अपने एनिमल्स तथा ह्यूमंस के स्पर्म या सीमेन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए स्टोर करने के बारे में तो सुना ही होगा, परंतु यहां पर पोलन ग्रेन को भी स्टोर किया जाता है। उस बैंक को बोलते हैं बाबू पोलन बैंक, या वहां पर जब सीड को एकत्र किया जाए तो उसको बोलेंगे सीड बैंक। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे एग्रीकल्चर में हमको फायदा मिले, और हम जो नए चीजें हैं, जो बहुत अच्छी चीजें वैरायटी बनी है, उसको आगे हम रिप्रोड्यूस कराकर अच्छी वैरायटी का, क्वालिटी का नई सीड, नए बीज हम ले आए। ठीक है, अब यहां से हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल का। ये पार्ट पूरा हुआ मेल का। अब हम लोग फीमेल का पार्ट यहां से पढ़ने वाले हैं।